देखिए, आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता आपका शुरू किया गया था। और इसमें हमें आज जो पढ़ना है कि रेवेन्यू को कोर्ट कौन कौन है, यानी कि भू राजस्व न्यायालय कौन कौन है, भू राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका कि रेवेन्यू की वसूली कैसे की जाती है। वही तीन क्वेश्चन आपका बनता है। जो भू राजस्व की वसूली है उसमें आपका अलग से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अलग से क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि व्यक्तिगत कार्यवाही द्वारा वसूली कैसे होगी, या आपका संपत्ति की कुर्की करके कैसे होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत कार्यवाही का मतलब कि गिरफ्तार करके जेल कब भेजा जाएगा भू राजस्व के लिए। फिर आपका संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही का मतलब कि उसकी संपत्ति कब कुर्क की जाएगी। और भू राजस्व या रेवेन्यू की वसूली के लिए आपका कह सकते हैं कि रेवेन्यू की वसूली की जा सकेगी। तो जहाँ तक आपका कह सकते हैं कि अधिकारियों की बात है, तो अधिकारियों में कौन कौन से अधिकारी भू राजस्व के होते हैं आपका, वो पहले आपका देखना है। पहला जो अधिकारी आपका होता है वह आपका इस संहिता की धारा 7 में राजस्व परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात की गई है। देखिए, राजस्व परिषद के बाद आपका रिवीजन के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा न्यायालय कहिए राजस्व मामलों में वह आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि राजस्व न्यायालय है। फिर आपका उसके नीचे आपका कमिश्नर आएंगे, यानी कि आयुक्त आएंगे। फिर आपका कलेक्टर आएंगे। फिर आपका तहसीलदार आएंगे। ये सब राजस्व के क्या है, अधिकारी। एक क्रम बना लीजिए, आपका ऊपर से क्रम बनाना है। सबसे बड़ा जो न्यायालय कहिए या प्राधिकारी कहिए राजस्व का, वह आपका राजस्व बोर्ड परिषद है, यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फिर आपका मंडल में जो मंडल में होते हैं वह कमिश्नर या आयुक्त होते हैं। उसके बाद उसके नीचे जिले में जो सबसे बड़ा है वह कलेक्टर है। फिर आपका उसके बाद तहसीलदार इत्यादि आएंगे। तो यही आपका अधिकारियों के बारे में एक एक करके जानना है। देखिए, अधिकारी आपका तो सेक्शन कुछ याद करना पड़ेगा। देखिए, हम सेक्शन 7 से शुरू करते हैं। राजस्व परिषद, यानी कि यह जो राजस्व परिषद होती है यह आपका कह सकते हैं कि राजस्व मामले में सबसे बड़ी परिषद होती है। ये भी याद रखिए, इसके नीचे ही सब आएंगे। इसके बाद आपका हाई कोर्ट है, माने हाई कोर्ट तो अलग हो जाता है, लेकिन ये रेवेन्यू कोर्ट हम बता रहे हैं। तो देखिए, राजस्व परिषद के गठन के बारे में आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 7 में प्रावधान किया गया है। देखिए क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लिए राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाए। यानी कि एक रेवेन्यू बोर्ड होगा जिसमें कि एक अध्यक्ष होगा और अन्य मेंबर होंगे, उतने मेंबर होंगे जितना राज्य सरकार क्या करे, समय समय पर नियुक्त करे। पहला नियम। परंतु इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को इस धारा के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा। यानी कि जब से भू राजस्व अधिनियम लागू हुआ 2006, अगर उसके पहले कोई राजस्व परिषद काम कर रही है
तो इस अधिनियम के तहत ये माना जाएगा कि वह इस अधिनियम के तहत गठित राजस्व परिषद है। यानी कि पुरानी राजस्व परिषदों को क्या किया गया है, एक तरह से बचाया गया है। अगला देखिए खंड 2, कोई भी व्यक्ति परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रशासनिक अधिकारी आपका राजस्व परिषद का मेंबर माने आपका राजस्व परिषद में नियुक्त तभी किया जाएगा जब वह या तो आयुक्त यानी कि कमिश्नर या उसके ऊपर का पद धारण किया हो। यानी कि पहली शर्त योग्यता भी कह सकते हैं कि राज्य सरकार उन्हीं लोगों को राजस्व परिषद का सदस्य बनाएगी जो लोग आयुक्त या उसके ऊपर के पद धारण कर चुके हों। यानी कि कमिश्नर से नीचे नहीं, या तो आप कमिश्नर हो या कमिश्नर से क्या हो, ऊपर के, यानी सचिव इत्यादि होते हैं, आपका ऊपर के भी अधिकारी होते हैं। दूसरा है परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो। इसका मतलब न्यायिक सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह कलेक्टर या कलेक्टर से ऊपर का पद धारण किया हो, तभी उसे राजस्व परिषद का मेंबर बनाया जा सकता है। इसके बाद आपका चौथा खंड है कि राजस्व परिषद नियुक्त करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पदाभिहित राज्य सरकार कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जाएगा। ये पदाभिहित मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है आपका केवल कैसा कार्य करेगा, न्यायिक। इसके बाद परिषद के अभी अधिकारी हम देख रहे हैं कि तो पहला जो अधिकारी हो गए कौन हो गए, आपका राजस्व परिषद। दूसरा अधिकारी धारा 11 में दिया गया है। अब धारा 11 पढ़ना है तुरंत। आयुक्त और अपर आयुक्त यानी कि कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर, ये राजस्व परिषद से नीचे होते हैं, ये मंडल में होते हैं। ये भी याद रखिए, ये किस में होते हैं, मंडल में होते हैं, आयुक्त तथा आपका अपर आयुक्त। देखिए आपका धारा 11 7 अधिकारी पूछे तो 7, सबसे बड़ा अधिकारी राजस्व परिषद है न्यायालय। उसके बाद राजस्व मामलों में कौन न्यायालय है, कमिश्नर का। तो कमिश्नर का न्यायालय कहाँ रहता है, तो आपका मंडल में। इसके बाद कलेक्टर आएंगे जो कहाँ रहेंगे, जिले में। तो अलग एक क्रम बना लीजिएगा। तो सेक्शन 11 देखिए आपका, राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो अपने मंडल के भीतर इस संहिता या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मंडल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार या अथॉरिटी का प्रयोग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार मंडल में आयुक्त नियुक्त कर सकेगी और उसको वे शक्तियां होंगी जो आयुक्त को होती है, और यह आयुक्त उस मंडल में जितने राजस्व अधिकारी हैं उन पर क्या रखेगा, अथॉरिटी यानी कि प्राधिकार यानी कि अधिकार। ये पहला खंड है। दूसरा, राज्य सरकार एक या उससे अधिक मंडलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकती है, यानी कि एडिशनल कमिश्नर भी बना सकती है राज्य सरकार मंडल में। यानी कि मंडल में ही एक मुखिया आयुक्त रहेगा, आयुक्त के नीचे हल्का सा अपर आयुक्त राज्य सरकार चाहे तो नियुक्त कर सकती है। जैसे ही एडिशनल शब्द आया तो जहाँ भी आपको एडिशनल शब्द मिलेगा
ये मानकर चलिए कि इन लोगों को स्वतः कार्य नहीं मिलता। इनके जो ऊपर के प्राधिकारी रहते हैं वहीं इनको कार्य सौंपते हैं। जैसे कि एडिशनल डीएम यानी कि एडीएम। तो एडीएम को स्वतः कोई कार्य नहीं मिलता, इन्हें ये वही कार्य करेंगे जिस एडीएम या राज्य सरकार इनको सौंपे। जैसे आप लोग एडीजे बोलते हैं, अपर जिला आपका न्यायाधीश। तो अपर जिला न्यायाधीश को भी स्वतः कार्य नहीं मिलता। जो कार्य डीजे सौंपेंगे या स्टेट गवर्नमेंट सौंपेगी, यानी माने डीजे या हाई कोर्ट, स्टेट नहीं, वहीं उन्हें कार्य करना है। जैसे कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को केवल वह आपका कार्य होगा जो आपका कौन सौंपे, या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौंपे या सत्र न्यायालय सौंपे। वहीं आपका कार्य कह सकते हैं कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का होता है। तो यहाँ भी जो अपर आयुक्त हैं इनके बारे में थोड़ा सतर्क रहना है। अपर आयुक्त को कौन कार्य सौंपेगा, तो राज्य सरकार चाहे तो इनकी नियुक्ति कर भी सकती है और चाहे तो आपका नहीं भी नहीं भी कर सकती हैं। आगे देखिए भाई, आपका कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसे राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अब निर्देश के अभाव में मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए। तो पूरी कहानी हमने आपको अभी बताई। ये जो अपर, जहाँ जहाँ अपर लगता है वह उन्हें स्वतः पावर नहीं मिलता। तो अपर जो मंडलायुक्त हैं या कमिश्नर हैं, इन्हें कौन पावर देगा, कौन कार्य सौंपेगा, या तो राज्य सरकार सौंपे या मंडलायुक्त यानी कि कमिश्नर। स्वतः इन्हें कोई पावर नहीं, याद रखिएगा। आपका कौन इन्हें सौंपता है, या तो राज्य सरकार या कौन सौंपता है, कमिश्नर, वही कार्य करेंगे। अगला देखिए, आयुक्त पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबंध और प्रत्येक अन्य विधि द्वारा इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मंडलायुक्त हो। यानी कि अपर जो मंडलायुक्त होगा या अपर आयुक्त होगा, आयुक्त के पैरल होगा, ये भी हर एक जगह काम करता है। यानी कि ये जो नियम है आपका एक जगह नहीं, जितने जगह एडिशनल या अपर या अतिरिक्त लिखा रहेगा वह ऊपर वाले अधिकारी के क्या होता है, समकक्ष। जैसे कि डीजे और एडीजे या सत्र न्यायालय और अपर सत्र न्यायालय, तो सत्र न्यायालय को जितना पावर है उतना पावर किसको है, अपर सत्र न्यायालय। जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो जितना पावर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है उतना ही पावर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। जैसे डीएम और एडीएम हो गए, तो जितना पावर डीएम को उतना ही शक्ति और क्या किसको रहेगा, एडीएम को। उसी प्रकार जितना पावर आयुक्त को उतना पावर किसको है, अपर आयुक्त को। जो कार्य मंडलायुक्त कर सकता है वही कार्य अपर मंडलायुक्त भी क्या कर सकता है, कर सकता है। बस एक अंतर ये है कि ये तभी कार्य करेगा जब राज्य सरकार इसको कार्य सौंपे या मंडलायुक्त इनको कार्य सौंपे। स्वतः कोई कार्य इन लोगों को नहीं मिलता। अगला देखिए, आपका पांचवा, राज्य सरकार नियुक्त करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी अपर आयुक्त को अपर आयुक्त न्याय के रूप में पदाभिहित कर सकती हैं और किसी ऐसे अपर आयुक्त न्याय को केवल न्यायिक कार्य आवंटित कर सकती हैं। ये भी कम पढ़ा जाता है आपका। इसके बाद आ जाइए, धारा 7 हो गया, फिर एक बार याद करिए। राजस्व परिषद धारा 11 आपका मंडल में आयुक्त और अपर आयुक्त हो गया। अब जिले में आ जाइए, और जिले में जो होगा कलेक्टर होंगे
उप कलेक्टर होंगे, तहसीलदार होंगे। ये सब राजस्व अधिकारी हैं। कहाँ? मंडल में नहीं, बल्कि अब किस में आ जाना है? जिले में। देखिए जिले में आपका क्या है, शटर थोड़ा गिरा दीजिए, वो बहुत नहीं, असल लाइट ही नहीं है ना। लाइट रहती तो एक झास्ट और चलता, अभी जला दिया, रात में जलाना चाहिए तो। क्या भरोसा। पर्दा मार दीजिए थोड़ा, दोनों बगल से तो। बस रहने दीजिए थोड़ा बहुत तो। देखिए आपका जो जिले में अधिकारी होते हैं, राजस्व अधिकारी, फिर आइए, जिले में जो राजस्व अधिकारी है वह आपका सबसे बड़ा है कलेक्टर, और आपका अपर कलेक्टर। तो अपर मतलब फिर वही आ जाएगा एडिशनल। अपर को हम अतिरिक्त भी कहते हैं। अपर कलेक्टर का पावर फिर याद रखिए कलेक्टर के क्या होगा? बराबर। बस इन्हें कार्य कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार या कलेक्टर इन्हें कार्य न सौंपे, और कोई अंतर नहीं है। तो धारा 7, फिर धारा 11 और फिर धारा 12 आ जाइए। कलेक्टर और अपर कलेक्टर ये भी जिले में राजस्व अधिकारी है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा, और वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यहाँ आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बना है, कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर है? 3-4 मिनट बाद क्लास चलेगी भाई। अभी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं 3-4 मिनट में क्लास चलेगी।
देखिए जो पूछ रहे थे आपका कमिश्नर कई क्षेत्रों में होते हैं। आपका जैसे सेल टैक्स कमिश्नर हो गए, जीएसटी में कमिश्नर हो गए। ये जो कमिश्नर या आयुक्त बताए जा रहे हैं, ये केवल रेवेन्यू के लिए है, यानी कि राजस्व मामलों के लिए है। अन्य मामलों के लिए ये काम नहीं करेंगे। जीएसटी के लिए अलग होते हैं, सेल टैक्स का अलग होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ये जो कमिश्नर आपका अलग है, केवल राजस्व मामलों के लिए। देखिए अब जो क्वेश्चन आपका पिछली बार भी एपीओ में आपका इंटरव्यू में पूछा गया था, और आपका कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट में अंतर क्या है, तो आपका एक ही जवाब रहेगा कि व्यक्ति एक होता है जब वह राजस्व मामले देखता है तो उसे कलेक्टर कहते हैं, और जब वह प्रशासनिक मामले देखता है तो उसे डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। लेकिन व्यक्ति क्या रहता है, एक रहता है। इसी प्रकार अंतर पूछा जाता है कि सत्र न्यायालय एवं जिला न्यायालय में क्या अंतर है, तो व्यक्ति एक होता है जब वह सिविल मामले देखता है तो उसे जिला जज कहते हैं, और वहीं व्यक्ति जब आपका क्रिमिनल मामला देखता है तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र नहीं कोर्ट आपका सत्र न्यायालय कहते हैं। इसीलिए कचहरी पर लिखा रहता है बोर्ड पर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रयागराज। व्यक्ति एक होता है, याद रखिएगा। यहाँ भी कलेक्टर ही डीएम है और डीएम ही क्या है, कलेक्टर। यानी कि बाबा ही बुलडोजर है और बुलडोजर ही क्या है यूपी में, बाबा। ये करते हैं। देख ही रहे बाबा के चेहरे पर इस समय कितना खुशी है। यानी कि इसलिए खुशी है, मैं बता दूं भाई, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि काफ़ी विवादित मामला है, इसीलिए टीका टिप्पणी से हम भी बच रहे हैं। क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लोग मामले को लेकर भेज रहे हैं। लेकिन ये सही बात है कि जो आशंका थी कि इन लोगों को पुलिस ठोक देगी, तो पुलिस ने न ठोक कर दूसरा व्यक्ति ही ठोक दिया। तो बाबा तो चाहते ही थे कि ठोक दिए जाए किसी तरह, तो बाबा खुश हो गए हैं। और देखिए उनके चेहरे पर और भाषणों से ये झलक रहा है कि उनके अनुसार जो भी हुआ क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। तो अलग बात है, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि आगे देखा जाए भाई आपका धारा 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर। तो आपका कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, और आपका वह जिले में राजस्व का हेड होगा, प्रभारी होगा। और इस संहिता और अन्य कानूनों के तहत जो अधिकार जो शक्तियां दी गई हैं, जो उस पर कर्तव्य अधिरोपित है, उसका पालन करेगा। इसके बाद खंड 2 आइए। राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है, यानी कि एडिशनल कलेक्टर बना सकती है। अपर कलेक्टर बना सकती है कौन, राज्य सरकार बना सकती है। तो फिर वहीं अपर का याद रखिएगा, जो अपर विपक्षी कहेंगे सब बाबा करवा रहा है। कहेंगे कि नहीं उदय भाई। अरे कभी तो ना सर कहिए कि हमेशा जी सर लग रहा है कि आपका अंधभक्त हो गए हैं बाबा के। अरे भाई जो गलत हो गलत कहिए, हम वकीलों पर कौन रोक है। कोई पार्टी कार्यकर्ता थोड़े हैं आप भाजपा के कि नहीं जी सर ना सर कहेंगे। देखिए आगे भाई आपका अपर एक या अधिक अपर कलेक्टर जिले में राज्य सरकार बना सकती है। फिर आपका जो अपर कलेक्टर होगा, वहीं आपका याद रखिए कलेक्टर जो निर्देश देंगे वो करेगा, या तो राज्य सरकार निर्देश दे वो करेगा। अपर आयुक्त से इसको जोड़ कर पढ़ना है। अपर आयुक्त कौन कार्य करेंगे,
जो राज्य सरकार सौंपे या आयुक्त सौंपे, तो अपर कलेक्टर कौन कार्य करेंगे, तो जो कलेक्टर सौंपे या जो कौन सौंपे, राज्य सरकार। इसके बाद कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता, तो कलेक्टर अपर कलेक्टर का पावर किसके बराबर होगा, तो कलेक्टर के। इस प्रकार आपका समाप्त हो गया। अब आइए सब डिविजनल ऑफिसर एंड एडिशनल सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी, इसको एसडीओ भी कह सकते हैं जो आपका, या एसडीएम भी हम कहते हैं। उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी, ये जो उप जिलाधिकारी होते हैं, जो ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो ये एसडीएम होते हैं, उन्हीं को उप जिलाधिकारी कहा जाता है। तो उप जिलाधिकारी की नियुक्ति आपका देखिए राज्य सरकार ही करती है। तो राज्य धारा 13 भाई, आपका सेक्शन 13 याद करना है इसमें। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो यानी कि आपका सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय का मतलब हुआ असिस्टेंट, एडिशनल नहीं, असिस्टेंट। असिस्टेंट नीचे होता है, ये याद रखिए। यानी कि आपका अपर के नीचे ही असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट का मतलब सहायक। जैसे कि आप लोग क्रिमिनल मामलों में पढ़े हैं कि पहला आपका जिला में सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट हो गया सत्र न्यायालय, फिर आपका अपर सत्र न्यायालय, फिर आपका सहायक सत्र न्यायालय। तो सहायक जो सत्र न्यायालय है वह सत्र न्यायालय के सबऑर्डिनेट है, लेकिन अपर सबऑर्डिनेट नहीं होता। कौन होता है, सहायक। सहायक पर भी क्वेश्चन आपका बनता है सीआरपीसी में। वैसे बिहार जे में तो सीआरपीसी में दंड न्यायालयों के वर्ग एवं उनकी दंड देने की शक्ति पूछ लिया था, यानी कि धारा 6 और तत्पश्चात 28 और 29 लिखना था। यानी कि धारा 6 दंड न्यायालय सीआरपीसी और कितना पावर है इनको इसके लिए सीआरपीसी की धारा 28 और 29। यानी कि जो क्वेश्चन आपका प्री का शुद्ध था, बिहार अब धीरे धीरे वही क्वेश्चन आपका मेंस में उठाने लगे हैं। तो भाई आपका प्री वाला भी तैयार रखेंगे कि हम नहीं भी पढ़ाए हैं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं वह आप लिख सकें। अगला देखिए आपका राज्य सरकार किसी जिले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रखेगी और ऐसे अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी कहा जाएगा। यानी कि जो एडीएम होंगे इनको तहसील में रखा जाएगा और इनको एडिशनल कलेक्टर यानी कि क्या कहा जाएगा, सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी। तो सहायक कलेक्टर एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, और इन्हें कहाँ रखा जाता है, तहसीलों में। याद रखिए इनको कौन रखेगा तहसीलों में, तो राज्य सरकार। इनकी शक्तियाँ और पावर वही होगा जो कानून द्वारा दिया गया है। ये भी आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आ जाइए एसडीएम के बाद आपका जो आता है तहसीलदार और आपका तहसीलदार न्यायिक। यानी कि आपका तहसीलदार और तहसीलदार जुडिशियल धारा 14। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को चाहे वह उचित समझे, जितना वह उचित समझे, तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी। तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार न्यायिक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार या राजस्व परिषद आपका या आपका कह सकते हैं निर्देश दें या कलेक्टर निर्देश दें। इसके बाद धारा 15 नायब तहसीलदार ये भी नियुक्त किए जा सकते हैं। धारा 16 राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल। तो आपका कलेक्टर प्रत्येक तहसील के ग्राम अभिलेख के
समुचित धारा 16 चल रहा है, दो दो लाइन लिखना रहता है, तीन तीन। समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, एक या एक से अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी। यानी कि राजस्व निरीक्षक राज्य सरकार ही करती है। नहीं, देखिए कलेक्टर प्रत्येक तहसील में नियुक्त होते हैं गांव अभिलेखों के, माने कलेक्टर करते हैं तहसील में, ताकि जो गांव के अभिलेख हैं उनका निरीक्षण इत्यादि किया जा सके। फिर आपका खंड 2 है कि कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, यानी कि गांव का नक्शा नज़ीर, उनका अनुरक्षण करने, शोधन करने और इत्यादि के लिए उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितना कलेक्टर क्या समझे आवश्यक। तो सबसे नीचे आपका होता है लेखपाल। उसके बाद आपका माने कि लेखपाल होते हैं आपका। इसके बाद से जो सरकार है अमीन की भी नियुक्ति कर देती है कभी काल, थोड़ा सतर्क रहना है। अमीन उन लोगों को कहते हैं जो कि भू राजस्व जाकर घर घर वसूलते हैं और सरकारी खजानों में जमा करते हैं। ये भी याद रखिए, लास्ट में आपका अमीन भी नियुक्त हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो लास्ट प्रावधान पर जो कानून में दिया गया लेखपाल साहब है, यानी कि आपका जो लास्ट प्रावधान और जो प्रथम लास्ट प्रावधान वाला ही सबसे ताकतवर है इसमें, ये भी याद रखिए। यानी कि अगर लेखपाल जी ये लिख देते हैं कि चना के खेत में गेहूं बोया गया है, तो आयुक्त को भी अधिकार नहीं है कि वहां चना बोवा दें। यानी कि अगर लिख दिए कि खेत परती रहा है, तो क्या कमिश्नर आके खेत को सिंचाई करवा देंगे? तो जो लेखपाल है, तो जहाँ जहाँ पाल लगा रहता है काफ़ी खतरनाक होता है। जैसे कि आपका महीपाल पुराने ज़माने में होते थे, महीपालों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर दूसरा आपका राज्यपाल वर्तमान में है, अनुच्छेद 361 इनको भी संरक्षण देता है कि जब तक राज्यपाल पद पर है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर राज्यपाल मर्डर भी किया है तो कोई भारत का न्यायालय उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई कर सकता है? लेकिन कब तक संरक्षण प्राप्त है? जब तक कि वह, और तीसरा एक आपका लेखपाल है, लिख दिया जो अकाट्य हो गया, अब जल्दी आपका कह सकते हैं कि तो भले बर्खास्त हो जाए निलंबित, इतना आसानी से सुधर नहीं सकता। इसीलिए पैसा भी कमाते हैं कि लिख दीजिए कि सूखा पड़ा था तो भाई राशि क्या मिलेगी सरकार से ज़्यादा, और लिख दिया कि इनके खेत में बारिश हुई तब तो आपका गया। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि जो राजस्व अधिकारी थे उनको बताया गया। अब अगला क्वेश्चन आया जाए, राजस्व अधिकारी के बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन आपका बनता है कि राजस्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। और फिर आपका अगला जो क्वेश्चन बनेगा वह राजस्व की वसूली का बनेगा। तो पहले हम लोग आपका राजस्व का आपका निर्धारण कराते हैं। तीन क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। पहले आपका हम माने राजस्व का निर्धारण कराएंगे और फिर आपका कह सकते हैं उसकी वसूली करवाई जाएगी। प्राचीन जो नियम था यानी कि पुराने कानून का काफ़ी बदलाव आ गया है। पुराने कानून में आपका कम आपका पावर था अधिकारियों को, नए कानून में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा पावर दिया गया है। तो देखिए आपका अध्याय 11 धारा 153 निकालिए। आपका अध्याय 11 से ये शुरू होगा, यानी कि अधिकारियों का उल्लेख पहले, और ये अधिकारी रेवेन्यू का निर्धारण करेंगे तो इधर दिया गया है। 153 से हमें पढ़ना है, धारा बेरेक हो तो 153 निकाल लीजिए। आपका भू राजस्व का निर्धारण
अध्याय 11 में दिया गया है। यानी कि किसी खेत के लिए या किसी जमीन से कितना रेवेन्यू सरकार वसूले, कितना भू राजस्व सरकार को वो दे, भूमि से वसूला जाए, इसका निर्धारण हमें करना है। देखिए आपका धारा 153, भूमिधर धृत भूमि पर भू राजस्व के भुगतान का दायित्व। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति भूमि धारित करता है तो उसका दायित्व है कि वह उस भूमि पर आपका भू राजस्व अदा करे कि न करे, अदा करे। इसका मतलब कि ये जो भूमि है तुम्हारी नहीं है, तुम भले मालिक हो, लेकिन सरकार की नज़र हमेशा तुम्हारी भूमि पर है और तुमसे सरकार भूमि का उपयोग कर रहे हो तो तुमसे कुछ क्या वसूल लेगी? पैसा। मैं इतिहास आपको बताया था, इतिहास हमने ये बताया था कि प्राचीन हिंदू विधि के तहत आपका जो उपज वसूली जाती थी, और उपज में भी याद रखिए अनाज का 1/6वां हिस्सा, यानी कि प्राचीन काल में अनाज का 1/6वां हिस्सा राजा को दिया जाता था। इसलिए दिया जाता था कि राजा आपकी जमीन की बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करता था। उद्देश्य ये था। आपातकाल में जो था, आपातकाल में ये जो रकम थी वह आपका मने बढ़कर 1/4 हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 बोरा आपका अनाज उत्पन्न हुआ और इमरजेंसी काल है तो 1 बोरा आपको किसको देना पड़ता था? सरकार। मुस्लिम काल में ये 1/3 हुआ, औरंगजेब ने 1/2 कर दिया। इसका मतलब कि आधा, अगर 100 किलो अनाज उत्पन्न हुआ है तो 50 किलो कौन ले लेगी? सरकार। चलता रहा, मामला चलता रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई मने आपका अस्थाई बंदोबस्त का प्रावधान किया और ये जो लगान वसूलने के लिए कार्य सौंपा गया, अब एक अधिकारी एक नियुक्त कर दिया, मध्यवर्ती, जो सरकार और किसानों के बीच आ गए और ये किसानों का शोषण करने लगे। जब नया कानून बना 1950 में तो मध्यवर्ती समाप्त हो गए। अब किसानों से सरकार डायरेक्ट भू राजस्व लेने लगी। उपज के रूप में अब नहीं लिया जाता, अब किसके रूप में लिया जाता है? पैसा। फिर एक बार आया, अब उपज के रूप में नहीं। वो प्राचीन काल में पैसा नहीं था तो किस रूप में लिया जाता था? तो वहीं भू राजस्व, जो जमीन है अब उस पर भू राजस्व देना पड़ेगा जब तक कि राज्य सरकार छूट न दे दे। तो छूट देती हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, आपका अनाज ही नहीं उत्पन्न हुआ, खूब सूखा पड़ गया, तो उसमें आपका छूट दे दी जाती है, माफ कर दिया जाता, वो अलग बात है। नहीं तो सामान्यतः आपको रेवेन्यू क्या करना पड़ेगा? सरकार को देना होगा। अब इसको देखिए धारावाहिक सही रहेगा। धारा 153, भूमिधर धृत भूमि पर, धृत मने धारित, जो होल्ड किया है, ना है तो लिख सकते हैं भाई। धारा 153, भूमिधर धृत भूमि पर भू राजस्व के भुगतान का दायित्व। तो किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का, चाहे वह कहीं पर स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो, भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से जैसा विहित किया जाए, और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जाएगा। तो भू राजस्व जो पैसा आता है कहाँ जाता है? राज्य सरकार। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। यानी कि कह सकती है कि इस भूमि से भू राजस्व नहीं वसूला जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? छूट दे। भूमि का भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उसे उपधारा 1 के परंतु के अधीन छूट दी गई है,
निर्धारित किया जा सकता है। मैंने भले छूट दी गई हो, लेकिन निर्धारण में कोई रोक नहीं है। भले वसूला न जाए, लेकिन कितना जमीन का रेवेन्यू है ये निर्धारित किया जा सकता है। किसी भूमि पर कब्जा अध्यासन यानी कि कब्जा की दीर्घकालिकता से वह भूमि भू राजस्व के भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त नहीं होगी। आपका उपधारा 123 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित भूमि को भू राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी तो कौन कौन से भिन्न है? सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि, यानी कि जिस पर मकान उकान बन गया है, अब उस पर क्या भू राजस्व की वसूली होगी कि नहीं? नहीं होगी। और दूसरा, कब्रिस्तान और शमशान। देख ही रहे हैं आपका कब्रिस्तान और शमशान कितना व्यापक है। आपका बता दिया जाए, जब मोदी जी आपका बनारस में गए तो आपका जो पहली बार 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके भाषणों को एक बार पढ़िए। यानी कि पुराना इतिहास हम बता रहे पढ़ने के लिए। तो आपका भाषण में ये कह रहे थे कि बताओ, आप लोग बताइए। आपका कह सकते हैं कि अगर शमशान है तो माने कब्रिस्तान है तो शमशान बनना चाहिए कि नहीं? तो भाई लोग अपना कह दिए बनना चाहिए। ईद पर बिजली आए तो होली पर आनी चाहिए कि नहीं? तो लोग बोल दिए आनी चाहिए। इसी में 5% वोट क्या हो गया इधर उधर, और क्या हुई? भाजपा जीत गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कब्रिस्तान और शमशान भी आपका माने मुद्दा बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस कानून में कि कब्रिस्तान की जमीन है, शमशान की जमीन है, तो उसका भू राजस्व निर्धारण नहीं होगा और न ही उससे भू राजस्व वसूला जाएगा। और एक भवन की जमीन जहाँ मकान बना है, क्योंकि भवन बन गया तो भाई भवन पर हाउस टैक्स सब लगता है, तो इसलिए आपका भू राजस्व की वसूली नहीं होती। और दूसरा, कब्रिस्तान शमशान, वैसे भी लोग अब कब्रिस्तान और शमशान में भी अत्याचार करके कब्जा करके अपना क्या बना रहे हैं? घर। इसमें कोई शक नहीं है। भले भूत प्रेत रात भर चिल्लाते रहे, कोई असर नहीं है। खुद ही आदमी आजकल क्या हो गया है, भूत प्रेत से कम थोड़े हैं सब। देखिए 154 भाई, आपका भूमिधर द्वारा दे भू राजस्व, यानी कि जो भूमिधर है उसके द्वारा दे भू राजस्व पे पेएबुल आपका रेवेन्यू क्या होगा? तो प्रत्येक, हाँ याद रखिए, किन भवनों पर या किन जमीनों पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं होगा? तो भवन, और दूसरा कौन? कब्रिस्तान और शमशान। 154 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती कृषि वर्षों में करता रहा है। यानी कि जब ये कानून लागू हो गया, पहले से भू राजस्व निर्धारित है, तो वहीं भू राजस्व अभी भी कानून लागू होने के बाद भी वहीं वह क्या करता रहेगा? देता रहेगा। कब तक देगा? जब तक कि नया भू राजस्व निर्धारित न हो जाए। सामान्य नियम है। खंड 2 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करता करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के पूर्व थी। यानी कि आप दान में जमीन पा लिए, जमीन खरीद लिए, तो भाई आप अब भू राजस्व देंगे, लेकिन कितना देंगे? जितना उस जमीन का पहले क्या होता था, खरीदने के पहले लगता था। मान लीजिए 1 जनवरी को आपने खरीदा, तो आप भू राजस्व कितना देंगे? जो 1 जनवरी के पहले उस जमीन के लिए भू राजस्व लगता था। इसके बाद तीसरा खंड देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है आपका, तो ऐसी दशा में और जिस पर कि कोई भू राजस्व देय नहीं था,
तो उप जिलाधिकारी द्वारा आपका कह सकते हैं कि निर्धारित किया जाएगा भू राजस्व, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा भू राजस्व ऐसे जमीन के लिए निर्धारित किया जाएगा जिसमें कि पहले से ही कोई भू राजस्व दिया जा रहा हो कि न दिया जा रहा हो, न दिया जा रहा हो। 155 आ जाइए, भू राजस्व में परिवर्तन। तो भू राजस्व में परिवर्तन हो सकता है आपका क्षेत्रफल में बढ़ने घटने में, यानी या उत्पादकता बढ़ने घटने में, या उसकी एरिया में कमी वृद्धि होने से भू राजस्व भी क्या हो सकता है, परिवर्तित। तो उत्पादन बताइए घट गया तो भू राजस्व घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? अब बढ़ गया उत्पादन तो बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक घटना हो गई, नदी में जमीन चली गई, तो भू राजस्व उतने हिस्से का क्या किया जाएगा, माइनस। तो इसी प्रकार आपका जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस या भरण पोषण में परिवर्तन, तो जैसे कि आप सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, हिंदू लॉ में भी पढ़ते हैं, कई जगह मिलेगा कि परिवर्तन यानी कि बदलाव लाया जा सकता है भरण पोषण में भी। आइए आगे देखा जाए, कतिपय मामलों में भू राजस्व से छूट। आपका 156, इस संहिता में किसी उपबंध के होते हुए भी किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धारित भूमि का के कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। यानी कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनसे भू राजस्व न वसूला जाए। आपका कह सकते हैं तो 1.26 हेक्टेयर से अगर कम भूमि है तो ऐसी दशा में उन किसानों से भू राजस्व वसूला जाए कि नहीं, न वसूला जाए। फिर कृषि विपत्ति होने पर भू राजस्व में माफी या स्थगन, यानी कि अगर कृषि विपत्ति आ गई यानी कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो आपका भू राजस्व से या तो माफ कर दिया जाएगा या भू राजस्व वसूली पर क्या लगा दी जाएगी फिलहाल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है 157, 157 आपका महत्वपूर्ण धारा है। देखिए, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार कृषि संबंधी विपत्ति आने पर जिसमें किसी ग्राम या ग्राम के भाग के फसलों पर प्रभाव पड़े, जैसे ओला पड़ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या आपका बाबा का जो ये भैंसे हैं, आपका साँड़ है, पूरा खेत को क्या किए, चर डाले, तो ऐसी दशा में भू राजस्व क्या किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके बाद आपका लगान स्थगित, ये राजस्व भुक्ति, ये भी नहीं जानना है। इस प्रकार आपका भू राजस्व का कह सकते हैं कि हाँ, वो 162 एक लाइन लिख देंगे कि जो अधिकार भू राजस्व जब निर्धारित हो गया तो उसको किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब आइए अध्याय 12 देखा जाए, भू राजस्व का संग्रह, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि भू राजस्व की वसूली की क्या प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को समझाइए। तो आपका वसूली की प्रक्रिया पूछे तो देखिए क्या प्रक्रिया है, एक उदाहरण ले लिया जाए, और अलग अलग भी पूछ सकता है। गिरफ्तारी और निरोध कब किया जाएगा, ऐसी या लाकर की कुर्की। वैसे हमें लगता है कि फुल क्वेश्चन अगर आए तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया का क्या करिए, वर्णन। यानी कि किसी किसान से कैसे रेवेन्यू वसूला जाएगा, इसका प्रोसीजर दिया गया, बहुत कड़ा प्रोसीजर है आपका। इसको जब भी पढ़िएगा तो सीपीसी की धारा 51 को जोड़कर पढ़िएगा।
एचजेएस में भी आपका 51 सीपीसी की पूछी गई है। सीपीसी की धारा 51 यह बताती है कि डिक्री या आदेश के निष्पादन के क्या क्या तरीके हैं, यानी कि वे कौन कौन तरीके हैं जहां की न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश को इन्फोर्स कराया जा सकता है। उसी प्रकार अगर किसी जमीन का रेवन्यू निर्धारित हो गया तो वह रेवन्यू कैसे वसूला जाएगा, उसके लिए अभी हम उपाय बताते हैं। लेकिन आपका पहले तो कुछ सामान्य बातें इसमें देखी जाती हैं और तब वसूली कैसे की जाएगी और उसी को डिटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक लाइन याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा। पहले धारा 163 आ जाए, भू राजस्व प्रथम भार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जमीन का भू राजस्व निर्धारित किया गया है वह उस जोत पर वह लगा जो भू राजस्व होगा वह प्रथम भार होगा, यानी कि सबसे पहले उस जमीन से क्या वसूला जाएगा, भू राजस्व। याद रखिए, आपका और कुछ नहीं, पहले सरकार अपना क्या करेगी, वसूलेगी, उसके बाद कुछ हो बचे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। 163 164 संयुक्त भूमिधर संयुक्त रूप से अलग अलग उत्तरदायी होंगे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर जोत संयुक्त हैं, कई लोग भू राजस्व के लिए उत्तरदायी हैं, तो सभी लोग उत्तरदायी होंगे और सभी लोग भू राजस्व अलग अलग अपने हिस्से के अनुसार क्या करेंगे, दें। चार भाई हैं तो चारों भाई दें। 165 भू राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना। ये देखिए यहाँ पढ़ना पड़ेगा। किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय माने वसूली कह सकते हैं, वसूलनीय भू राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जाएगा और उसका ऐसे समय पर ऐसे किस्तों में ऐसे व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर और ऐसे रीत पर दिया जाएगा जैसा विहित किया जाए। यानी कि कृषि जो उस भू राजस्व उस वर्ष के यानी कि पहले दिनांक से ही आपका पहली तारीख से भू राजस्व क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा कह सकते हैं। इसके बाद व्यतिक्रमी, व्यतिक्रमी का मतलब जो भू राजस्व देने में क्या हो गया, चूक गया। आगे प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होना, ये भी नहीं पढ़ना है। जो आपका ज़्यादातर पढ़ना है मांग पत्र, रिट ऑफ डिमांड, यानी कि भू राजस्व प्रथम भार होगा इत्यादि लिखने के बाद आपका लिखवाएंगे हम। आपका अगला रहेगा कि रिट ऑफ डिमांड यानी कि मांग पत्र 169। तो जैसे ही भू राजस्व की बकाया देय हो वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी यानी कि जो व्यक्ति भू राजस्व नहीं दिया है, व्यतिक्रमी का मतलब कि जो व्यक्ति भू राजस्व नहीं दिया है के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है, यानी कि रिट ऑफ डिमांड जारी कर सकता है, जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए उपस्थित होने और धनराशि का भुगतान करने की क्या की जाएगी, अपेक्षा। और अगर अपेक्षा की गई, आपने भू राजस्व नहीं दिया, हाजिर आप नहीं हुए, तब तो अब सरकार क्या करेगी, आपका डंडा चलाएगी और वसूली अभियान चला देगी। तो आपका 170 अति महत्वपूर्ण है, कम से कम इसको जरूर याद रखिएगा। बकाये की वसूली के लिए प्रक्रिया देखिए, मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान न किए गए भू राजस्व की बकाया निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं द्वारा की जाएगी। तो पहला है कि जो भू राजस्व नहीं दिया है उसे गिरफ्तार किया जाए और जेल में बंद रखा जाए। तो पहला क्या है, गिरफ्तारी और निरोध। दूसरा है उसकी चल संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी है कुर्क किया जाए और विक्रय करके क्या वसूल लिया जाए, भू राजस्व।
तीसरा, अब यही नए नए जोड़े हैं, व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लाकर की कुर्की, यानी कि बैंक खाता कुर कर लिया जाए, लाकर कुर करके अब भू राजस्व क्या किया जाए, वसूला जाए। ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो, यानी कि जिस भूमि का भू राजस्व बकाया हो उसी भूमि को कुर्क किया जाए और बेचकर क्या वसूल लिया जाए, भू राजस्व। इसके बाद आपका ऐसी भूमि को पट्टे पर देकर वसूल लिया जाए जिसका बकाया हो भू राजस्व, ऐसी भूमि का कुर्क करके बेचकर वसूल लिया जाए। और ऐसी चल या अचल संपत्ति के लिए देखिए आपका खंड एफ काफी महत्वपूर्ण है भाई, हल्का सा वो चूक हो गया जल्दीबाजी में। व्यतिक्रमी की किसी किसी का मतलब कि जिस जमीन का भू राजस्व बकाया है, केवल वही नहीं, उसके पास जो अन्य जमीनें हैं उन जमीनों को भी बेचकर भू राजस्व क्या किया जा सकता है, वसूला जा सकता। बहुत व्यापक नियम है, यानी कि जिस जमीन का भू राजस्व बकाया है उसको तो कुर्क करके बेचकर वसूला ही जा सकता है, लेकिन जो अन्य जमीनें हैं दूसरी उसके पास, उसको भी कुर्क करके बेचकर क्या किया जा सकता है, भू राजस्व वसूला जा सकता है। यहाँ तक कि आपने देखा कि बैंक खाता सीज करके वसूल लीजिए, लाकर से वसूल लीजिए, और अंतिम है आपका कि व्यतिक्रम की किसी अचल या चल संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करके, यानी कि कोई अचल या चल संपत्ति है जैसे मकान है, मान लीजिए एक उदाहरण देखिए रिसीवर पर, एक उदाहरण केवल लास्ट में, ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका भू राजस्व बकाया है, उसके पास एक मकान है, तो भू राजस्व चाहे तो आपका ये जो अधिकारी है वह उस मकान को ही आपका कुर्क कर लेंगे, कुर्क करके एक प्रापक या रिसीवर की नियुक्ति कर देंगे। और ये होगा कि प्रापक जाएगा, मकान का किराया वसूलेगा और उसी किराए से भू राजस्व क्या होगा, अदा किया जाएगा। तो कब तक प्रापक किराया वसूलता रहेगा, जब तक कि भू राजस्व वसूल न हो जाए। कम से कम एक चार्ट दिमाग में बैठा लीजिए लास्ट में, पहला क्या हुआ, गिरफ्तार करके है, दूसरा क्या हुआ, चल संपत्ति की कुर्की उपज की कुर्की करके, तीसरा खाता कुर्क करके, आपका इसी में लाकर कुर्क करके, ये आपका तीसरा। चौथा, जिस भूमि का भू राजस्व बकाया है उसी को क्या किया जाए, कुर्की कर लिया जाए, आपका चौथा हो गया। पांचवा, ऐसी भूमि को कुर्क करके पट्टा पर देकर आपका वसूल लिया जाए। फिर आपका ऐसी भूमि जिस पर भू राजस्व तो बकाया नहीं है लेकिन बकायेदार की ही जमीन है, उसको भी कुर्क करके वसूला जाए। और अंतिम तरीका है कि आपका चल या अचल संपत्ति का क्या नियुक्त करके प्राप्त। अब देखिए यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है ये याद रखिएगा लाइन बाय लाइन, भले इधर उधर हो जाए लेकिन आपका क्या तरीके हैं, ये सेम आपका 51 जो सीपीसी धारा है ऐसा ही प्रावधान करती हैं। वो भी आपका पूछा जाता है कि डिक्री या आदेश के निष्पादन का तरीका क्या है। अब ये जो आपका एक एक करके हैं कि कब गिरफ्तार किया जाएगा, कब उसकी संपत्ति कुर्क होगी, लाकर कब कुर्क होगा, रिसीवर कब नियुक्त होगा, ये डिटेल में मैं बता दूं, आगे आपको पढ़ना है। तो हो भाई पूरा पूछे तब तो कोई उतना दिक्कत नहीं, आप लिस्ट याद ही कर लेंगे, लेकिन कब भू राजस्व के बकाया के लिए आपका व्यक्ति को गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जा सकता है, उन प्रावधानों का वर्णन करिए, तब ये कल बताएंगे हम, क्योंकि आपका दो तीन तो कम से कम अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। एक आपका गिरफ्तार करके कहाँ भेजवाइए, जेल, और दूसरा कम से कम कुर्की, तीसरा आपका लाकर। तो पूरा भले न सही लेकिन तीन कम से कम क्या करना है, याद करना है। फिर भाई एक बार याद रखिए तरीका क्या क्या है,
ये दिमाग में कल फिर हम बताएंगे। उसके बाद से एक एक आपका गिरफ्तारी और निरोध में कई धाराएं होंगी, फिर कुर्की विक्रय में कई धाराएं चलेंगी। यही सब आपका पढ़ना है। तो रेस्ट ले लीजिए।